गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएम ब्रेक बूस्टर पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे थे या फिर हम अध्ययन कर रहे थे राज व्यवस्था, यानी उन नियम, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे जिसके द्वारा किसी राज्य या देश का शासन चलाया जाता है। और उसी क्रम में हमने भारत को केंद्र मानते हुए, चूँकि हम कहाँ की सत्ता और शासन की बात कर रहे हैं, हम भारतवर्ष के सत्ता और शासन की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि भारत में 1600 ईस्वी में एक कंपनी जिसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो व्यापार करने आती है। और वो किस तरीके से व्यापार करते करते भारत की सत्ता और शासन को संभालने का इरादा करती है। और उसी क्रम में वो एक युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ती है और जिसमें उसको सफलता मिलती है। और उस युद्ध के बाद कंपनी का कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है और फिर वो एक बार दोबारा 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ती है। और उसके बाद वह कंपनी इलाहाबाद की संधि करती है। और ठीक ये वही समय था जब कंपनी को लिखित रूप में या वैध रूप से यहाँ पर शासन चलाने का, भारत में शासन चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो उसके बाद कंपनी को युद्ध लड़ने के बाद कंपनी जब आर्थिक कमजोरियों से गुजर रही थी तो कंपनी कहाँ जाती है? कंपनी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के पास जाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक लोन लेने की अर्जी लगाती है। लेकिन उसके बदले कंपनी को एक कानून थमाया जाता है और वो कानून लारनाथ द्वारा गठित गुप्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर थमाया जाता है। और कंपनी को आदेश दिया जाता है कि अब आप इस कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। और उस कानून को नाम दिया जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी ठीक उस पंखे की तरह जो छत में लगा होता है और उसको एक रेगुलेट के द्वारा चलाया जाता है। अब वो कंपनी को रेगुलेट करने वाली बॉडी ब्रिटिश यानी इंग्लैंड या अंग्रेजी सरकार उसको रेगुलेट करेगी और वो शासन करेगी। भारतीय जनता के ऊपर शासन करने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी अब उस कानून के तहत क्या करेगी? शासन करेगी। तो इसी क्रम में हमने देखा कि किस प्रकार 1773 के कानून के द्वारा एक भारत में सत्ता और शासन का खेल की शुरुआत होती है और वो भी एक कानून के द्वारा। लेकिन कंपनी के बढ़ते शोषण और अराजकता के कारण दोबारा एक नया कानून लाया जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और कंपनी के कार्यों को दो प्रकार से विभाजित कर दिया जाता है, एक राजनीतिक कार्य तो दूसरा राजनीतिक और सैन्य कार्य, तो दूसरा व्यापार करने का जिम्मा किसको दिया जाता है? वो जिम्मा फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहता है। और इसी क्रम में हमने देखा कि किस प्रकार 1813 और 1833 और 1853 में ऐसे क्रमवार कुछ एक्ट लाए जाते हैं और उनके द्वारा भारत में सत्ता और शासन का खेल चलता है। लेकिन 1853 तक आते आते कंपनी क्या है? कंपनी ब्रिटिश सरकार को यह समझ आने लगता है कि कंपनी अपने कार्य नैतिकता के साथ नहीं कर रही है और वह भ्रष्टाचार और शोषण युक्त शासन क्या है भारत पर कर रही है। तो 1853 में पहली बार एक चार्टर एक्ट लाया जाता है और उस चार्टर में समय सीमा तय नहीं की जाती है। ऐसा अंदेशा होता है, ब्रिटिश सरकार को ऐसा अंदेशा होता है कि अब कंपनी ज़्यादा दिनों तक भारत में शासन नहीं चला पाएगी। और फिर 1857 में धार्मिक, आर्थिक और शोषण नीतियों के कारण भारत की जनता के द्वारा कंपनी के खिलाफ एक क्रांति का बिगुल बजा दिया जाता है। और फिर उसके बाद 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नया कानून
1858 का भारतीय शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया जाता है। तो आज हम अपना अध्ययन 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1858 यह वह समय है कि जब भारत में एक स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजता है, और वो समय होता है 1857, और जिसमें ब्रिटिश सरकार को नज़र आता है कि भारतीय लोग अब धार्मिक भ्रष्टाचार और अराजकता के बढ़ने के कारण भारतीय लोगों के अंदर कंपनी के खिलाफ एक हिंसा की भावना क्या है पैदा होती है, और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध लड़ा जाता है। और उस युद्ध में कुछ ऐसी नीतियों के कारण जिसमें हमारे यहाँ के कुछ राजा कंपनी की तरफ मिल जाते हैं और पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाती है। यह आप इतिहास में भी क्या है पढ़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें पूर्ण रूप से भारत की जनता सफल नहीं हो पाती है। और फिर दोबारा 1858 में उस समय के प्रधानमंत्री पामस्टन के द्वारा एक नया कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया जाता है, लेकिन वह कानून पास नहीं होता है और पामस्टन को इस्तीफा भी देना पड़ता है। और फिर दूसरे नए चुने गए प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी द्वारा वही कानून दोबारा संसद में पेश किया जाता है, और फिर उस पर महारानी एलिजाबेथ के हस्ताक्षर होते हैं, और वही कानून भारत में लागू किया जाता है, और उसी को नाम दिया जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। तो आपने देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार को लगता है कि अब कंपनी कार्य नहीं कर पाएगी, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1773 और 1784 के अधीन बनाए गए कि अब वह कार्य नहीं कर पाएंगे, और उन दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। और ब्रिटिश सरकार कंपनी को समाप्त करके कंपनी के दोनों जो राजनीतिक और सैन्य कार्य संभालने वाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा व्यापारिक कार्यों को देखने वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों को ही क्या कर दिया जाता है समाप्त कर दिया जाता है। और ब्रिटिश सरकार सीधा शासन को अपने हाथों में ले लेती है, और एक नया दौर यहाँ से क्या है नए दौर की शुरुआत होती है। तो कौन सी वो नई चीज़ें थी जो अब आपको भारत शासन अधिनियम 1858 में देखने को मिलेगी। अब क्या होगा कि गवर्नर जनरल का ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक अक्षमता को उजागर कर दिया, और भारत का शासन कंपनी से हटकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी अब क्या है, कंपनी अब जो है अराजकता और शोषण के चलते और धार्मिक नीतियों के चलते कंपनी के लोग ब्रिटिश सरकार के 1833 के नियम के तहत अब मिशनरी भारत भेजे गए, और उन्होंने यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करना भी क्या है चालू किया। और एक आवाज़ उठी कि ये लोग हमारे धर्म पे भी वार कर रहे हैं, और उन धार्मिक नीतियों को लेकर के 1857 के संग्राम के बाद अब कंपनी की ताकतें ब्रिटिश सरकार को लगता है कि कंपनी शासन नहीं संभाल पाएगी। तो यहाँ से क्या होता है कि भारत का शासन कंपनी से हटाकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंपनी डायरेक्टली टू ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश महारानी अब सीधा क्या करेगी भारत के ऊपर शासन करेगी।
ठीक, इसके बाद यह अधिनियम भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। यानी आप समझेंगे कि जो 1858 का कानून है वो कंपनी को क्या है, अब बिल्कुल कंपनी जो भारत में शासन और व्यापार दोनों प्रकार के कार्य अभी तक कर रही थी उसको समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश सरकार सीधा अपने हाथों में भारत का शासन क्या है, संभाल लेती है। अब देखेंगे कि इस कानून में 1858 के भारत शासन अधिनियम में वो कौन से प्रावधान थे, अब कौन से नए प्रावधान होंगे जिसके तहत भारत की सत्ता और शासन चलाया जाएगा। तो हम देखेंगे कि इसमें मेन प्रोविजंस कौन से हैं, वो कौन से मुख्य प्रावधान हैं कि जिसके तहत अब ब्रिटिश सरकार भारत का शासन चलाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। अब जो कंपनी के पास में उसके प्रशासनिक भारत का प्रशासन चलाने के अधिकार थे उनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और उन प्रशासनिक अधिकारों को सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने अपने पास क्या है, रख लिया और भारत ब्रिटिश महारानी के अधीन आ गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन पावर एंड द इंडिया केम अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिश क्वीन। ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ब्रिटेन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद सर्जित किया गया। यानी भारत के एक सचिव, भारत सचिव का एक पद का नया सर्जन किया गया जिसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। वास्तविक शक्ति भारत सचिव के हाथों में केंद्रित हो गई। अब ब्रिटेन में एक नए पद का सर्जन किया जाता है, एक नया पद बनाया जाता है और उस पद का नाम होता है भारत सचिव। अब ये भारत सचिव कौन होगा, किसको बनाया जाएगा, ये ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मंत्री के रूप का जो मंत्री हो उसको क्या है, इस पद का अधिकार इस पद को दिया जाएगा। यानी एक ऐसा व्यक्ति भारत सचिव के पद पर बैठेगा जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में पहले से शामिल हो, उस व्यक्ति को अब भारत सचिव बनाया जाएगा और सत्ता अब भारत सचिव के हाथ में रहेगी और भारत सचिव को अधिकार दिए जाएंगे और निर्णय लेने की शक्ति भी भारत सचिव के अंदर रहेगी। और एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जो भारत सचिव की सहायता करेगी। The post of Secretary of State for India was created in Britain, supported by a 15-member council. Real power became concentrated in the hands of the Secretary of State for India. यानी अब सत्ता पावर किसके हाथ में रहेगी, अब रियल पावर बिकेम कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यानी अब शक्ति सेक्रेटरी के पास रहेगी, उस भारत सचिव के पास रहेगी जो ब्रिटेन मंत्रिमंडल का सदस्य पहले से है और एक 15 मेंबर की समिति, उसकी परिषद, उसकी सहायता के लिए क्या है, बनाई गई। और उस 15 सदस्य कमेटी में 9 मेंबर 9 और 10 मेंबर कहाँ से होंगे, वो लोग होंगे जो कम से कम 10 वर्ष भारत में रहे हो। यानी जो लोग पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर चुके हो, अर्थात एक अनुभवी लोगों का दल भी इस भारत सचिव की सहायता के लिए बनाया गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। यानी अब जो भारत के गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर दिया गया और एक नए पद का सृजन किया गया और उस पद का नाम था वायसराय। और पहले ऐसे वायसराय लॉर्ड कैनिंग क्या थे, बने। और ये कब बने, ये बने 1858 के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत। अब आप देखेंगे कि प्रशासन का केंद्रीकरण अब दोबारा से क्या है, किया जाने लगा है।
पहले जैसा कि आपको मैंने बताया कि सत्ता दो प्रकार से चलती थी, जिसमें व्यापारिक अधिकार ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे और बाकी राजनीतिक एवं सैन्य अधिकार किसको दिए गए थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए गए थे। लेकिन अब क्या है, अब सत्ता का केंद्रीकरण दोबारा होता है और भारत का शासन पूर्णतः लंदन से नियंत्रित होने लगा और भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, जिससे भारतीय प्रशासन पूरी तरह विदेशी नियंत्रण में चला गया। Centralization of administration. The administration of India came to be completely controlled from London. The Secretary of State for India was accountable to the British Parliament, which meant that the Indian administration was entirely under foreign control. यानी अब पूरी तरह से भारत किसके कंट्रोल में है, भारत सचिव या ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आ जाता है। ये कौन सा समय है, 1858। यानी अब ब्रिटिश सरकार चाहती है कि स्वयं ब्रिटिश सरकार भारत की सत्ता और शासन को चलाए। यानी अब दो पावर आपको देखने को मिलेगी, एक भारत सचिव जो कि आप देखेंगे ब्रिटिश सरकार में एक मंत्री के रूप में है और उसको भारत सचिव का भी पद दे दिया जाता है, और दूसरा भारत में वायसराय। यानी अब दो मुख्य व्यक्ति किसको पूरी सत्ता के केंद्र में रहेंगे, एक भारत का वायसराय और दूसरा भारत सचिव। एक भारत में रह करके कार्य करेगा तो दूसरा ब्रिटिश सरकार में शामिल रहते हुए क्या करेगा, कार्य करेगा। तो अब सत्ता का जो आप देख रहे हो कि वो सेंट्रलाइजेशन, वो केंद्रीयकरण, कि अब सत्ता पूरी तरीके से किसके पास है, अब पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के पास सत्ता ब्रिटिश सरकार अपने पास रखती है। आप देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। और आप जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भारत सचिव एवं वायसराय व्यवस्था द्वारा प्रशासन का केंद्रीकरण हुआ। यद्यपि यह अधिनियम भारतीय शासन सहभागिता से वंचित था, फिर भी इसने औपनिवेशिक राज्य की संरचना को स्पष्ट रूप प्रदान किया। यानी अब भारत पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में काम करेगा, ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में कार्य करेगा। तो ये 1858 का अधिनियम, यानी सत्ता अब तक जिस प्रकार से चल रही थी, अब उसको पूर्ण रूप से क्या है, चेंज कर दिया गया। वो भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी निदेशक मंडल और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों को भी क्या है, समाप्त कर दिया गया। यानी अब सत्ता सीधा ब्रिटिश महारानी देखेगी और उसके नीचे जो दो अहम पद, भारत का वायसराय और एक नया पद भारत सचिव का जो बनाया गया, वो पूर्ण रूप से भारत प्रशासन क्या है, चलाएंगे। यानी अब कंपनी भारतीय शासन, भारतीय सत्ता में ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं रहेगी। तो आइए अब देख लेते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1861, ये जो 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद लाया गया। अब कुछ राइट्स यहाँ के लोगों को दिए जाएंगे ताकि लोगों को लगे कि ब्रिटिश सरकार वो शोषण, अराजकता वाली नीति और धार्मिक कुंठा वाली नीति से दूर हटकर शासन कर रही है। यानी अब ब्रिटिश सरकार चाहती है कि लोगों की जो सोच है, जो मानसिकता है, उसको हम किस प्रकार, ऐसा क्या करें कि लोगों की वो मानसिकता थोड़ी चेंज हो जाए, उसमें कुछ बदलाव आए। इसीलिए एक नया अधिनियम 1861 का अधिनियम आता है और इसका मुख्य उद्देश्य है 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन को अधिक संगठित बनाने तथा भारतीयों को सीमित रूप में
सीमित रूप में, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो भारतीयों को एक विश्वास दिलाना चाहती है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को एक विश्वास दिलाना चाहती है कि हम आपको शासन में भी अब क्या है शामिल करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सीमित रूप में शासन से जोड़ने हेतु 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित करती है। इसका उद्देश्य केंद्रीकरण को कुछ हद तक कम करना और विधायी प्रक्रिया को संस्थागत रूप देना था। यानी अब कंपनी को लगा कि जिस प्रकार से ब्रिटिश क्राउन और वायसराय और भारत सचिव के तहत अब भारत की सत्ता और शासन पर पूर्ण केंद्रीकरण, यानी तीनों आपस में मिलकर कार्य करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को लगा होगा कि यह और ज़्यादा कुंठा या हिंसा की भावना को भारतीयों के अंदर पैदा कर सकती है। तो वह एक नया कानून लेकर आती है कि अब हम आपको सत्ता और शासन में भी चलाने में भी आपकी भागीदारी के साथ कार्य करेंगे। और वो कानून 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसमें वो कौन से मुख्य प्रावधान हैं जो ब्रिटिश सरकार लेकर के आती है। हम इसी क्रम में क्या है ये जो कानून भारत के संविधान बनने से पहले भारत पर थोपे गए, वही भारत के संविधान के निर्माण की नींव रखेंगे। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भारतीयों को शासन में धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है। और वो कानून जिसके तहत किसी देश का शासन और सत्ता चलाई जाती है कैसे धीरे धीरे पनप रहे हैं, चाहे वो भारत के लोगों के ऊपर बेशक थोपे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कानून एक नींव रखेंगे। किसकी नींव रखेंगे? उस आज़ाद भारत को चलाने वाले कानूनों की नींव रखेंगे। उनमें कुछ बदलाव के साथ फिर हम उनको भारतीय संविधान में भी क्या है अपनाएंगे। तो इसीलिए जो भारत की संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और चूँकि संवैधानिक विकास के चरणों में हम देखेंगे कि कैसे कैसे कानून बदलते गए और वो कौन से कानून थे जो हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अंग बाद में अंग बनेंगे। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय का केंद्रीय विधान परिषद का पुनर्गठन किया गया और पहली बार अनऑफिशियल गैर सरकारी मेंबर्स को उसमें शामिल किया गया। यानी आपने देखा कि वायसराय की जो परिषद होती थी अब उसमें अनऑफिशियल लोगों को भी शामिल किया जाने लगा। और यहीं से भारतीयों की नाममात्र भागीदारी, जैसे कि आपने अभी देखा कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम वो पहला अधिनियम है जब ब्रिटिश सरकार ये विचार रखती है और सोचती है कि क्यों ना भारतीयों को भी, चाहे वो नाममात्र रूप में ही क्यों ना हो, कि शासन और सत्ता में शामिल किया जाए। तो अब वो क्या है कि अनऑफिशियल लोगों को भी क्या है अपने परिषद में शामिल करने का निर्णय लेती है। और यहीं से भारतीयों की नाम मात्र यानी कुछ एक संख्या में एंट्री शुरू होती है उस सत्ता और शासन में। द वायसराय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रोविजंस वाज मेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर। यहीं से भारतीयों की नाम मात्र यानी This marked the beginning of nominal participation of Indian in the Council। यानी यही वो समय था जहाँ से भारतीयों की एंट्री सत्ता और शासन में शुरू होती है। वायसराय को अधिकार मिला कि वह भारतीयों को परिषद में नामित करे। यानी अब आप देख पा रहे होंगे कि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि जो हिंसा और कुंठा की भावना भारतीय लोगों में पैदा हो चुकी है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद, उसको अब वो क्या है कंट्रोल करना चाहती है, कम करना चाहती है कि वो हिंसा कहीं ना कहीं कम हो और भारतीयों को लगे कि ब्रिटिश सरकार एक अच्छा सुशासन भारत में स्थापित करना चाहती है।
और इन्हीं कारणों से अब वायसराय को अधिकार मिला कि वह भारतीयों को भी परिषद में नामित करे, नॉमिनेट करे। ऐसे पहले भारतीय सदस्य राजा राम मोहन राय नहीं, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि राजा राम मोहन नहीं, बल्कि बनारस के राजा और सर दिनकर राव और पटियाला के महाराजा होते हैं। द वायसराय वाज गिवन द पावर टू द नॉमिनेट इंडियंस टू द काउंसिल। द फर्स्ट इंडियन मेंबर वर नॉट राजा राम मोहन राय बट द राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव एंड महाराजा ऑफ पटियाला। तो ये वो लोग हैं जो वायसराय की परिषद में पहली बार, जब वायसराय को आदेश दिया जाता है कि वो अपनी परिषद में भारतीयों को भी शामिल करें, तो ये वो लोग हैं जो पहली बार वायसराय की परिषद में शामिल होते हैं। अब जो विभागीय प्रणाली है, जो आज हम देख पाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के नीचे कुछ अलग अलग प्रकार के मंत्रालय है और अलग अलग कार्यों को अलग अलग तरीके से बांटा गया है और उनको चलाने वाले कुछ प्रधान लोग हैं जिनको हम मंत्री के रूप में देखते हैं। यानी ये वो समय था 1861 जहां पर कार्यों को अलग अलग प्रकार से बांट दिया जाता है। यानी ठीक आप जो आज देख रहे हैं उसी मंत्रिमंडल की शुरुआत ये 1861 के अधिनियम के तहत शुरू होती है। यानी ये वही समय है जहां से मंत्रिमंडल की नींव भारत में पड़ती है। यानी अब कार्यों का वर्गीकरण कर दिया जाएगा और सत्ता अलग अलग लोगों के हाथ में होगी, कार्यों के हिसाब से वर्गीकरण होगा। अब विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई। प्रति एक सदस्य को एक एक विभाग सौंपा गया। यानी मंत्रिमंडल की स्थापना जो होती है वो यहाँ से होती है। अलग अलग प्रकार के कार्यों को अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ प्रांतीय विधान परिषदों की भी स्थापना होती है। यानी मद्रास और बम्बई की परिषदें पुनर्जीवित की गई, जो कि पहले जिसके अधिकार किसके पास आ गए थे, कलकत्ता की परिषद के पास ब्रिटिश मद्रास और बम्बई के सारे अधिकार रखे गए थे। लेकिन अब दोबारा से मद्रास और बम्बई की परिषदों के अधिकार वापस हो जाते हैं और इसका मतलब है कि अब सत्ता का पुनः विकेंद्रीकरण होता है और सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है उसी के साथ मद्रास और बम्बई की जो परिषदें हैं उनके अधिकार पुनर्जीवित होते हैं और उनको एक कानून बनाने की शक्ति दोबारा मिल जाती है, जो कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल यानी भारत के गवर्नर जनरल के पास होती थी। Establishment of provincial legislative council, the Council of Madras and Bombay were revived. This led to partial decentralization. तो आप देखेंगे कि अब भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 1861 ने विधायी परिषदों का पुनर्गठन कर गैर सरकारी एवं भारतीय सदस्यों को सीमित मात्रा में भागीदारी तो सुनिश्चित की, लेकिन यह अधिनियम लोकतांत्रिक नहीं था। यानी यह पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक नहीं था और इसने आधुनिक विधायी व्यवस्था और संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का यहाँ से प्रारंभ होता दिखाई देता है। यानी ये वही समय है जो आज हम देख पा रहे हैं, जो अपनी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है। यानी ये वही शुरुआत है और यहाँ से वो शुरुआत होती है जिन नियमों और सिद्धांतों के अधीन कानून बनाए जाएंगे और सत्ता अलग अलग लोगों में बांट दी जाएगी। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। सत्ता कुछ लोगों के हाथ में रह करके भ्रष्टाचार और शोषण युक्त ना हो, इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ और 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत
यहाँ से आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल की शुरुआत भी यहीं से होगी। आप देखेंगे कि इसी एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल को क्या है, संकटकालीन स्थिति में, यानी वायसराय को संकटकालीन स्थिति में वायसराय को संकटकालीन स्थिति में अध्यादेश पारित करने का अधिकार भी यहीं से मिलेगा। यानी अध्यादेश का मतलब, अध्या मतलब आधा और आदेश यानी ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर जो पूर्ण ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अध्यादेश। अब वो पूर्ण कैसे नहीं है, यानी उसको कोई व्यक्ति पास कर दे लेकिन वो पूर्ण रूप से पास न माना जाए। अभी हम संविधान में इसको देखेंगे कि अध्यादेश इस प्रकार का एक ऑर्डर होता है जो जिस पर अंतिम रूप से राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है, लेकिन वह जब तक वह कानून तो बन जाता है लेकिन वह हमारे सदनों द्वारा पारित नहीं होता है, पास नहीं होता है, इसलिए वह अधूरा रहता है और फिर संसद के चलने के 6 महीने के अंदर उसको वहाँ से पास कराना होता है। तो ऐसे कानूनों को उसको हम बारीकी से बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए, अध्यादेश का मतलब आधा अधूरा आदेश, यानी वो एक प्रक्रिया के तहत नहीं बनाया गया है। कुछ मजबूरियां थी कि वो या तो वो परिषद समय पर काम नहीं कर रही थी या फिर किसी भी तरीके से कहिए कि उस कानून को सीधा जो अंतिम अथॉरिटी होती है कानून को पास करने की, जैसे अभी आप संविधान में देखेंगे कि राष्ट्रपति क्या अंतिम रूप से किसी कानून के बिल पर हस्ताक्षर करता है तो वह बाद में क्या है, कानून बन जाता है, वही बिल बाद में कानून का रूप ले लेता है। तो अंतिम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। ठीक इसी प्रकार ये वो समय था जब वायसराय को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाता है। यानी वह बिना किसी सलाह के, बिना किसी परिषद की सलाह के अब वह स्वयं किसी कानून को पास कर सकता है, लेकिन ऐसा कानून उस समय शोषण से पूर्ण रहा होगा या वो ब्रिटिश ताकत को और ज़्यादा ताकत देने का ऐसे कानून के द्वारा प्रयास किया गया होगा। तो लेकिन आज भी हम अपने संविधान में जब संविधान का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि यह शक्ति आज भी हमारे संविधान में निहित है। तो यह पहली बार हमें कहाँ देखने को मिली, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में। तो इसके बाद फिर एक नया भारतीय परिषद अधिनियम लाया जाता है जो कि 1892 में लाया जाता है और इस कानून के तहत अब 1861 के अधिनियम से भारतीयों की भागीदारी बहुत सीमित थी। यानी ये आपने देख ही लिया है कि नाम मात्र भारतीयों की भागीदारी वायसराय की परिषद में की गई, लेकिन यह क्या थी कि यह काफ़ी नाम मात्र थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मैंने कहा कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीयों को विश्वास में लाना चाहती है। वो चाहती है कि भारतीयों के अंदर वो जो विचार है किसके प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति, कि उनमें कोई ना कोई बदलाव जरूर हो और उनको लगे कि अब ब्रिटिश सरकार सुव्यवस्थित तरीके से सुशासन जिसको कहते हैं वो चलाना चाहती है। यानी उनके अंदर से वो भावना समाप्त हो जाए कि ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं हमारा शोषण कर रही है, इसीलिए अब वो भागीदारी और ज़्यादा बढ़ाएगी। 1861 के अधिनियम से भारतीयों की भागीदारी बहुत सीमित थी। 1885 में अखिल भारतीय स्तर पर, यानी पूरे भारतीय स्तर पर एक संस्था बनती है जिसका नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और ये वही संस्था है जो भारत की आज़ादी के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर समय समय पर दबाव बनाएगी और हर वर्ष अपना एक अधिवेशन करेगी और समाज को और भारतीयों को एक मैसेज देगी कि वो अपनी आज़ादी को किस प्रकार प्राप्त कर पाएंगे। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद राजनीतिक चेतना बढ़ी और शासन में प्रतिनिधित्व की मांग तेज हुई। इसी दबाव में 1892 का अधिनियम लाया गया। यानी चल रही है वो यह सुनिश्चित करने लगती है कि क्यों ना अब भारतीयों की इस हिंसा की भावना को कम करने के लिए उनको शासन में भागीदार बनाया जाए। लेकिन 1861 में कंपनी ने नाममात्र लोगों को शामिल करने का निर्णय लिया, परंतु 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बाद वो संस्था ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक नया प्रेशर बनाती है, एक दबाव बनाती है और फिर एक नया कानून 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम लाया जाता है। और इसके प्रावधान कौन से होते हैं कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाता है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और गैर सरकारी सदस्यों या कहे कि भारतीय को इसमें शामिल किया जाता है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है और जिसके कारण भारतीयों की संख्या भी क्या है, भारतीयों की संख्या में भी वृद्धि होगी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन नामांकन स्थायी निकायों की सिफारिश पर होने लगा। यही भारत में प्रतिनिधि प्रणाली की प्रारंभिक शुरुआत मानी जाती है। द बिगिनिंग ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड बट द नॉमिनेशंस बिगन टू बी मेड on recommendation of local bodies. This is considered the initial beginning of the representative system in इंडिया। यानी यही वो दौर था जब भारत में प्रतिनिधि प्रणाली की प्रारंभिक शुरुआत मानी जाती है। अब यहाँ से भारतीयों को बजट पर चर्चा का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी अब जब ब्रिटिश सरकार भारत में किसी प्रकार का कोई बजट लाएगी तो यहाँ पर क्या है कि उस पर चर्चा करने का अधिकार या बहस करने का अधिकार भारतीयों को मिला। पहली बार सदस्यों को बजट पर चर्चा की अनुमति मिली, प्रश्न पूछने का सीमित अधिकार भी दिया गया। यानी वो कंट्रोल में रह करके क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन उसके कुछ सीमित अधिकार है। लेकिन यहाँ मुख्य चीज़ देखने वाली ये है कि बजट पर बहस करने का अधिकार कम से कम भारतीयों को दिया गया। यानी आप देखेंगे कि 1885 में बनी हुई उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया होगा या उसने किस प्रकार की जागृति भारतीयों के अंदर पैदा की होगी कि अब ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बजट पर बहस करने जैसे अधिकारों में भी शामिल कर रही है। अब परिषदों की भूमिका में भी विस्तार होगा। यानी सदस्य सार्वजनिक महत्व के विषय उठा सकते हैं, परंतु मतदान का अधिकार भी अभी नहीं मिलेगा। यानी अब जो सोशल इशूज हैं, जो सार्वजनिक मुद्दे हैं, उनको अब परिषद उठा सकती है। और अब परिषद में जैसा आप पढ़ चुके हैं कि अब परिषद में भारतीयों को एंट्री मिल चुकी है और अब वो किसी भी सार्वजनिक मुद्दे को उठा सकती है। अब देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ने विधान परिषदों का विस्तार कर अप्रत्यक्ष निर्वाचन तथा बजट जैसी चर्चा व्यवस्थाएं शुरू की। यद्यपि यह अधिनियम लोकतांत्रिक नहीं था, फिर भी इसने भारत में प्रतिनिधि शासन की नींव रखी और संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो
आपने देखा कि किस प्रकार 1773 से या कहे कि 1600 से, आपने देखा कि 1600 से 1773 तक आते आते कंपनी ने किस प्रकार सत्ता और शासन को संभालने का कार्य किया। यानी जब वो कंपनी ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ से एक अनुमति लेकर के भारत में व्यापार करने आती है, परंतु व्यापार करते करते कैसे वो सत्ता और शासन की लालसा पैदा करती है और 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वो काम करना, भारत में प्रशासनिक कार्य करने की शुरुआत करती है। और इसी क्रम में 1773 से और 1857 की क्रांति तक, या फिर कहे कि 1858, जहां ब्रिटिश क्राउन सारी शक्तियां कंपनी की समाप्त कर करके सारी राजनीतिक शक्तियां अपने हाथों में ले लेता है और भारत में एक नए पद का सर्जन होता है जिसको वायसराय कहते हैं, और एक दूसरा पद भारत सचिव का बनाया जाता है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होता है। तो यहाँ तक कैसे कंपनी का खेल भारत में चलता है और भारत की जनता किस प्रकार शोषित की जाती है, किस प्रकार शोषण किया जाता है। और इसके बाद जैसे कि आपने देखा 1861, 1858, 61 और 92 के अधिनियमों के तहत कुछ कानून, लेकिन ये वो दौर है कि जब भारत की जनता को, भारतीय लोगों को थोड़े थोड़े अधिकार मिलने की शुरुआत हो रही है, उनको शासन और सत्ता में शामिल किया जा रहा है। और इसी क्रम में हम कुछ एक्ट, जिसमें 1909 का मार्लेमिंटो, 1919 जेम्स मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार और भारत शासन अधिनियम 1935 को हम अब देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार हमारा संविधान का निर्माण होता है, कैसे हमारा संविधान बनता है, और फिर हम संविधान को पढ़ेंगे और इस प्रकार हमारी पॉलिटी या राज व्यवस्था स्टेप टू स्टेप समाप्ति की ओर रहेगी। तो आज हम यहीं रखेंगे और कल हम देखेंगे 1919, 1909, 1919 और 1935 के वो एक्ट या कानून जो भारत की जनता के ऊपर लगाए गए, जिनके द्वारा, जिन कानूनों के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन किया गया, जिनके दायरे में रहकर शासन किया गया। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और इससे आगे कल देखते हैं। और मैं अपने व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि जो लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं, वो अवश्य ही सब्सक्राइब के लिए शेयर करते रहे और लगातार अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहे, ताकि आप आने वाली किसी भी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू।